प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के लिए जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया उसके बारे में। तो बच्चों, ये मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है जो कि सत्र 2023 और 24 के लिए है। और ये पेपर जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इसके सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, साथ ही प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर पूर्णांक सभी को पता है 70 नंबर का होगा और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। यहाँ जो पेपर आपका होगा, आप सभी को पता है कि 2 खंडों में होगा। खंड आ होगा और खंड बा। जो खंड आ होगा वो सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों पर होगा और खंड बा जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके आंसर आपको कॉपी में देने होंगे। खंड जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको OMR सीट पे जो है गोला काला करके ब्लैक कलर के डॉट पेन का प्रयोग करते हुए देनी है। अब यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देशों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम हल करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है जो कि खंड आ का उपखंड दिया गया है, जो कि आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, पारदर्शी माध्यम है तो दर्पण तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर दर्पण वाला विकल्प, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण का विकल्प हट गया है। और त्रिज्या जो दिया हुआ, त्रिज्या तो कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर त्रिज्या भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये पहला विकल्प आपका नहीं होगा और दर्पण ये वाला भी नहीं होगा, त्रिज्या भी नहीं होगा। बचा गोलीय लेंस। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पृष्ठ अगर गोलीय है, दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, तो वो इसका मतलब है कि गोलीय लेंस होगा। सी विकल्प इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पिछले साल भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है, दंत विशेषज्ञ जो है मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चूंकि प्रतिबिंब क्या करना है, बड़ा करना है, बड़ा देखना है, तो हमेशा ऐसी चीज़ के लिए जो है वो अवतल दर्पण हमेशा जो है किसी भी छोटी चीज़ का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। इसलिए दंत विशेषज्ञ जो रहेंगे वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ए विकल्प इसका सही होगा। आंसर इसका पहले, इसका आंसर जो है आपका वो होगा आपका ए, अवतल दर्पण। ठीक, तो यहाँ पर ए विकल्प इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु अगर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो यहाँ पर जो है, अब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था बच्चों, तो इसमें अगर मान लीजिए कोई लेंस दिया गया है, जैसे ये लेंस दिया गया है, तो उसमें जब अगर कोई वस्तु है, यहाँ पर मान लीजिए ये फोकस है उसका, यहाँ पे ये f है और यहाँ पर 2f है। ठीक है, तो यहाँ पर 2f और अनंत के बीच, उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखी गई है। 2f और अनंत के बीच में रखी हुई है, यानी कि बिंब जो है ये 2f से बाहर होगी। ठीक है, तो उसकी प्रतिबिंब की बात की गई है कि वो कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर सभी को आपको पता है, इस तरीके से जाएगी किरणें और दूसरी जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी। सॉरी, ये यहाँ पर एक मिनट, इससे होकर जाएंगी। जो प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है वो आप देख रहे हैं कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, बिल्कुल सही है। और साथ में आप जब इसको नापेंगे तो ये छोटा दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसका ए विकल्प इसका सही होगा। ए नंबर का इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, और ऐसा हो पाने का क्या कारण है। तो यहाँ पर जो है हमारे इसमें जो है फोकस करने की क्षमता जो होती है वो समंजन क्षमता कहलाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो समंजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बी इसका विकल्प इसका सही होगा। तो यहाँ पर आप इसका आंसर जो है वो बी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, कॉलम ए में कुछ राशियाँ दी गई हैं और कॉलम बी में भी जो है उसके असाई मात्रक दिए गए हैं, और इसमें आपको सही विकल्प चुनना है कि इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो 4 ऑप्शन दिए, इसमें ऑप्शन पहले आपको मिलाना है, देखना है किसका सही है और असाई मात्रक किसका क्या होता है। तो सबसे पहले विद्युत विभवांतर की अगर हम बात करें तो उसका मात्रक होता है वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए, पहले का चौथा कहाँ कहाँ है। तो पहले ए में है और डी में है, तो यानी हमारा बी और ये सी दोनों ये तो हमारे कट गए। ए और डी में से कोई हो सकता है। फिर नेक्स्ट आप लेके चलते हैं, अगर मान लीजिए, तो अगर हम बात करते हैं विद्युत धारा, तो विद्युत धारा आप सभी को पता है एम्पियर में मापी जाती है। तो सेकंड, दूसरे का पहला ऑप्शन जिसमें दिया है, तो यहाँ पर डी में दिया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला विकल्प इसका पूरा सही होगा। इसके बाद विद्युत शक्ति जो है वो आपकी
वाट में नापी जाएगी और यहाँ पर प्रतिरोध जो है वो ओम में नापा जाएगा। तो इस प्रकार से इसका चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात यहाँ पर पूछा गया है कि उत्पन्न जो ऊष्माएं हैं उसका अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मान लीजिए, इसको थोड़ा सा आपको विस्तृत रूप से समझना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर अगर हम मानते हैं प्रतिरोध अगर R है तो यहाँ पर आप इसका जो है, अगर मान लीजिए दोनों का प्रतिरोध बराबर है तो यहाँ पर अगर श्रेणी में कर रहे हैं तो आर एस इक्वल टू आर प्लस आर, यानी क्या हो जाएगा आपका 2R हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और अगर समानांतर क्रम में कर रहे हैं तो 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 1/R प्लस 1/R। चूँकि बराबर है इसलिए हमने R ही लिया है, यानी क्या हो जाएगा 2/R हो जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि एक फार्मूला हमें पता है कि H बराबर क्या होता है, V²/R इंटू टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्माओं के लिए हम अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। तो दोनों के लिए जो है अगर इसके बाद जो है आप इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं, इतना इरेज कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके बाद फिर आप आगे इसी के आगे नोट करिएगा कि HS यानी श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम की बात कर रहे हैं तो HR बराबर हो जाए HP पैरेलल है ना, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा V² बटे क्या हो जाएगा आपका V²/RS इंटू टी, फिर उसके बटे में आएगा V²T/RP। V²T ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका 1/RS, और जब ये उसके भी बटे में जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा RP/1। तो यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे RP पैरेलल है तो यानी R/2 हो जाएगा। ठीक है, R/2 और उसके बटे में आ जाएगा 2R। ठीक, अब ये जब R से R कैंसिल हो जाएगा 1/2 इंटू 2 हो जाएगा तो यानी 1/4। तो यहाँ पर इसका C विकल्प आपका सही आएगा। ऊष्माओं का अनुपात जो है वो 1/4 का अनुपात होगा। तो इस प्रकार से इसका ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, तो ये है आपका किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका है तो उसके अंदर जो है भीतर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम सभी को पता है कि यहाँ पे एक नर्म लोहे की वो होती है और यहाँ पर N है, मान लीजिए ऐसे, तो चुंबकीय रेखाएं जो हैं वो N से S की ओर इस तरीके से जो है वो प्रवाहित होती हैं। ये यहाँ से भी अंदर जाएंगी और यहाँ पे इस तरीके से ये आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए जो कि ये नर्म लोहा है, इसके अंदर इस तरीके से कुंडली फेर के जो तार बनाया जाता है, इसमें जो बीच में नली के अंदर है ना, उसमें सभी बिंदुओं पर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र जो रहता है, यहाँ पे रेखाएं कैसी होंगी आपकी, समानांतर होंगी। ठीक है, तो समानांतर होंगी तो इसका मतलब हुआ कि सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो समान रहेगा। डी विकल्प इसका आंसर सही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो कार्बन होते हैं वो 6 कार्बन जो है वो षटकोण के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ये इस प्रकार से, और उनसे जो है 6H जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो ये 6H जो जुड़े हुए हैं 3, 4, 5 और 6, यहाँ पर प्रत्येक जो कार्बन है वो 3 से जो है 3 बंध बनाते हुए है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर ही आपस में जो है अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो उसके अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होगा वैलेंसी पूरा करने के लिए, और यहाँ पर अल्टरनेट में होगा। यही अल्टरनेट जो है दूसरी तरफ भी हो सकता है, लेकिन जो बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड वो अल्टरनेट होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है C वाला विकल्प सही होगा। ये क्योंकि यहाँ ए वाला भी, इसमें भी 6 कार्बन तो है, सॉरी 6 हाइड्रोजन है
और 6 कार्बन है। मगर इसमें जो डबल बॉन्ड दिया गया है, यहाँ आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन के जो है, कार्बन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया गया है और उससे हाइड्रोजन ऊपर नहीं जोड़ा गया है। तो ये वाला आपका सही नहीं होगा, गलत होगा। इसमें तो ढेर सारे हाइड्रोजन है और इसमें भी ज़्यादा हाइड्रोजन है, ये भी गलत होगा। सी इसका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर जो है इसका सी विकल्प सही होगा। आप सी पे जो है वो टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी कौन सी है। सजातीय श्रेणी का मतलब क्या हुआ कि समान जो है एक जैसा जो है उसमें या तो क्रियात्मक समूह जुड़ा हो या तो एक जैसे कार्बन और CH2 का अंतर हो। तो यहाँ पर अगर हम पहला लेके चल रहे हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो CH4 और C2H6 ये जो है एक जैसे ही है। यहाँ पर जो है कार्बन में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है यानी CH2 का अंतर आ रहा है। तो यानी कि ये सजातीय श्रेणी में या समजातीय श्रेणी में है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा विकल्प में ये तो OH जुड़ा है, यहाँ COOH, तो ये नहीं होगा आपका। यहाँ पर OH जुड़ा है, यहाँ पर नहीं जुड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। इसकी बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर भी OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी OH जुड़ा हुआ है। और कार्बन और हाइड्रोजन में एक कार्बन का और हाइड्रोजन में CH2 का अंतर है। तो यानी कि इन दोनों में जो है वो समानता दिख रही है पहले और चौथे में। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा बच्चों, पहला और चौथा, यानी बी विकल्प जो है सही विकल्प होगा इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पृथ्वी की भू परपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है। तो उनको खनिज कहा जाता है। सी विकल्प इसका सही होगा। यहाँ पर खनिज आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। दांतों का क्षय जो है कब आरंभ होता है और मुख का जब pH जो है वो 5.5 से अधिक हो, कम हो या 7 होने पर इनमें से कोई नहीं। तो जब मुख का pH जो है वो 5.5 से कम होगा तो यहाँ पर जो है अगर उससे pH कम हो जाएगा तो क्षय जो है वो क्या हो जाएगा, उसका आरंभ हो जाएगा। दांत जो है वो आपके जो है वो खराब होने लगेंगे, उनका क्षय जो है वो आरंभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है। ये है आपका एक अभिकथन दिया गया है और उसका तर्क दिया गया है और इसमें आपको ये डिसाइड करना है कि अभिकथन सही है कि नहीं है और तर्क जो दिया गया उस अभिकथन के संदर्भ में सही है कि नहीं है या उसका सही स्पष्टीकरण है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए दिया है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है और यह एक विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल सही बात कही गई है। जिंक जो है वो जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है सक्रियता श्रेणी में। तो जिंक जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त हो जाती है, विस्थापित करता है और यह एक विस्थापन की अभिक्रिया है। बिल्कुल सही कथन दिया गया है आपका। नेक्स्ट दिया गया है जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो ये भी बिल्कुल सही दिया है। जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है। यहाँ दोनों कथन आपके सही दिए गए हैं, लेकिन उसका स्पष्टीकरण जो पहला कथन दिया गया है उसका स्पष्टीकरण जो है वो तर्क 2 नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों कथन तो सही हैं परंतु तर्क जो दिया गया है वो अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। बी विकल्प इसका सही होगा। ये वाला आंसर जो है आपका सही होगा। ठीक है, तो इस पे आप उसको ध्यान रखिएगा, क्यों है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करना है। तो यहाँ पर बच्चों बाय मिस्टेक ये आंसर में ये लिख ही गया है, तो कोई बात नहीं। रासायनिक इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, देख के ही समझ में आ रहा होगा। CH3 COOH यहाँ पर इसका होगा। NaOH जो है वो CH3 COOH के साथ में अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो जाता है और सोडियम इसके साथ में जुड़ जाता है। CH3 COONA बनेगा और पानी जो है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3 COOH जो है इसका जो है रिक्त स्थान की पूर्ति में आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये उपखंड गा है जो कि आपका बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, सभी को आपको गोले ही काले करने हैं। इसके लिए आपको OMR सीट जो है वो बच्चों दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें उपखंड गा जो है उसमें अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग जो है वो कौन सा पूछा गया है कि इसमें सही मार्ग जो है वो कौन सा होगा। जब अंतः श्वसन मतलब सांस जो है हम अपने नाक में प्रवेश करते हैं, तो जब बच्चों जब सांस नाक में प्रवेश करती है तो नासा द्वार से
से जो है वो प्रवेश करती है। तो सबसे पहले नासा द्वार आएगा, तो यहाँ पर आपका बी और सी विकल्प जो है वो पहला आपका सबसे पहले ही ये गलत हो जाएंगे, मतलब ये कट गए। नासा द्वार सही होगा। इसके बाद जब नासा द्वार में प्रवेश करती है उसके बाद ग्रसनी से होकर के जाती है कंठ में, ठीक है। फिर कंठ ग्रसनी से गुजरती है, तो नासा द्वार के बाद जो है वो ग्रसनी आएगा आपका, ठीक। तो यहाँ पर ये डी विकल्प सही होगा, नासा द्वार जाती है, नासा द्वार से ग्रसनी भी जाती है, फिर ग्रसनी से जब गुजरती है फिर कंठ के माध्यम से होती है, श्वास नली में जाती है, और इसके बाद जो है श्वास नली से श्वसन जो नलिकाएं होती है उसके माध्यम से कूपिकाओं में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर इसका डी वाला आंसर आपका सही होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से अंतःश्वसन की प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वो है आपका कथन है और कारण दिया गया है, और इसमें इसका सही है कि नहीं, कथन सही है उसका सही उसका व्याख्या है कि नहीं, वो आपको बताना है। पहला कथन दिया गया है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। ये बात जो दी गई है बच्चों, ये बिल्कुल सही दी गई है, क्योंकि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से ही बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। क्योंकि जो पिता होते हैं उसमें एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई दोनों होगा, ठीक है। ये पिता में यहाँ हो गया पिता, और जो माता होती है उसमें केवल जो है वो एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। पिता ही निर्धारित कर सकता है कि वो लड़की है या लड़का है, उसके गुणसूत्र ही निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है, बिल्कुल सही बात कही गई है। इसके बाद इसका कारण दिया गया है, मानव पुरुष में एक यक्ष और एक वाई गुणसूत्र होता है, ये भी बिल्कुल सही कथन दिया गया, उसका कारण भी सही है। क्यों लिंग का निर्धारण होता है पिता से, क्योंकि पिता के पास जो या पुरुष में ही केवल एक यक्ष और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो यानी कि जो कथन आपका है वो दोनों जो है वो क्या है, आपके सत्य हैं, और जो कारण दिया गया है वो कथन की जो है वो सही व्याख्या भी कर रहा है। ए विकल्प इसका सही होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर एक भी वाई अगर जब माता और पिता के बीच में अगर क्रॉस हो रहा है और एक भी वाई अगर आ रहा है तो लड़का होगा, नहीं तो फिर लड़की होगी। माता के पास एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। माता के पास एक्स होते हैं और पिता के पास एक्स वाई दोनों होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा होगा, ये तंत्र का चित्र दिख रहा है। यहाँ पर तंत्र में यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे, इसका बेस समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो आपको मेन जो आगे की तरफ की छोटी छोटी सी, एक तरीके से कहा जाए कि जो ये चित्र बना हुआ, इसमें जो ये छोटी छोटी सी ये नलिकाएँ दिख रही हैं, इनको भूमिका कहा जाता है। और इनको ही जब हम टच करते हैं तो यहाँ से जो है वो संदेश जाता है तंत्रिकाओं में, यहाँ नीचे, और उसके बाद फिर उसके नीचे वाले पार्ट में जाता है। यहाँ से संदेश पहुँचता है, फिर यहाँ पर जाता है, और उसके बाद फिर नीचे, और यहाँ नीचे जो ये छोटी छोटी सी ये दिख रहे हैं, ये अंतिम जो है वो सिरा होते हैं, जो ये यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये अंतिम सिरा होते हैं। और यहाँ से जो है उसकी दिशा जो है ये इस तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखिए कैसा कौन से ऐसे दो तंत्र हैं जो उसी के जैसे हो। तो पहला तो आपका रॉन्ग ही है, क्योंकि इसमें नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। नेक्स्ट वाले में देखिए, तो यहाँ पर तो ऊपर से नीचे इस वाले में तो जा रहा है, मगर ये यहाँ पे गलत है, इसमें भी नीचे से ऊपर जा रहा है, ये भी गलत होगा। तीसरे वाले में देखिए बच्चों कि यहाँ पर जो आपका विद्युत आवेग जो है वो प्रवाह जो है उसका, यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, और यहाँ पर भी ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। तो ये आपका सही होगा। नेक्स्ट वाला जो है ये भी गलत होगा। तो तीसरा यानी सी विकल्प इसका सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ, ये जो नीचे का सिरा जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये नीचे का सिरा होता है, तो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं वाला है उस पर आपको टिक लगाना है, बाकी 3 सही दिए होंगे। तो यहाँ पे थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, यही कथन आपका गलत है, बाकी तो 3 सही है। क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीन और वसाओं के ऊपर पचय का नियमन करता है, और थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये भी सही दिया गया है। और यहाँ पर बी भी सही दिया गया है, और ये थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं, ये भी सही दिया है। एक कथन इसका गलत है, तो कथन कौन सा सही नहीं, इस पर टिक लगाना है आपको। तो यहाँ पर ए विकल्प इसका
जो है आप इसको टिक लगाएंगे। ए वाला कथन जो है वो आपका सही नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न चित्र जो दिया हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये, और हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। निम्न चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं। यहाँ चित्र बना हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें ए बी सी दिया हुआ है। तो जो ऊपर वाला भाग होता है, ए वाला भाग है, वो क्या कहलाता है? प्रांकुर कहलाता है, प्रांकुर। ठीक है। और नीचे वाला भाग जो है वो मूलांकुर कहलाता है, मूलांकुर। ठीक। और जो बीच वाला आपको दिख रहा है वो क्या कहलाता है? बीजपत्र, बीजपत्र। ठीक। तो यहाँ पर प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है? सी विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पर सी विकल्प इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वह आपका जनन के अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्यों? तो यहाँ जनन की अलैंगिक विधि, अलैंगिक विधि में हमेशा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि केवल एक ही जनक जो होते हैं वो इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला वाला जो कथन दिया है वो भी सही दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। युग्मक तो तभी शामिल होंगे ना जब नर युग्मक मादा युग्मक दो होंगे। क्योंकि अलैंगिक जनन जो होता है एक ही जनक भाग लेता है तो उसमें युग्मक शामिल नहीं होते। ये कथन भी इसका सही दिया गया है। तीसरा और चौथा कथन जो है इसका गलत है, क्योंकि पहले दोनों जनन तो होंगे नहीं, तो इसमें ये दोनों कथन जो है दिए कि कौन किसके पहले होता है या बाद होता है। तो यहाँ पहला और दूसरा दोनों सही है। ए विकल्प इसका सही होगा। पहला और दूसरा जो है वो क्या कहते हैं, सही है। ठीक है। तो यहाँ पर ए विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जो तीसरा पोषी स्तर होगा उसमें हमेशा मांसाहारी प्राणी जो है हमेशा तीसरे जो है वो पोषी स्तर पर रहेगा। तो यहाँ पर ए विकल्प इसका सही है। इस प्रकार से इन बहुविकल्पी प्रश्नों को आप जो है वो अच्छे से हल कर लीजिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। इसके जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनको भी हम लेके हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।